प्रिया और किशोर लंबे समय से एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। प्रिया तो अब किशोर के साथ शादी के सपने भी देख रही थी। इसी तरह एक दिन वे दोनों एक जगह मिले और किशोर, मैं अपने मम्मी पापा को हमारे बारे में बताऊंगी, तुम भी बता दो, शादी कर लेते हैं। ठीक है, बता देंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद बताएंगे, ठीक है ना? वैसे प्रिया, क्या तुम्हारे घर वाले इस प्रेम विवाह के लिए राजी हो जाएंगे? उसके ऐसे पूछने पर प्रिया ने जवाब दिया, हमारा एक छोटा सा परिवार है किशोर, और हम मिडिल क्लास हैं। बोले तो घर पर मम्मी पापा और मैं, बस हम तीन ही रहते हैं, वो सहमत हो जाएंगे। और तुम्हारी जमीन जायदाद? हमारे पास कोई जमीन जायदाद नहीं है, मेरे पापा नौकरी करते हैं। लेकिन तुम्हें जमीन चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। दोनों ने कुछ और देर बातचीत की और उसके बाद अपने अपने रास्ते चले गए। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। एक दिन उसे उसकी चचेरी बहन स्वाति का फोन आया। कैसी हो दीदी, बड़ी बिजी लग रही हो आजकल। मैं कितना भी बिजी हो जाऊं, तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी रे। मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और मैं तुमसे कितना। ओके, अब हम अपने प्यार की बात को एक तरफ रखें। तुम हमारे यहाँ क्यों नहीं आती? ठीक है दीदी, मैं मम्मी पापा से अनुमति लेकर जल्द से जल्द आऊंगी, उसने कहकर फोन काट दिया। उसने अपने माता पिता की अनुमति ली और अपनी बहन के पास गई। वहाँ वे बहुत सारी बातें करने लगी। तो बता, और क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में? बताऊंगी दीदी, बहुत सी बातें हैं, लेकिन अभी नहीं, मैं समय आने पर सब बताऊंगी। क्या तुम किसी से प्यार करती हो? हाँ। अरे एकदम से कैसे समझ गई तुम? मैं तुमको सब बताऊंगी। अच्छा, अब मेरी बात को एक तरफ रखो और बताओ, तुम्हारी शादी कब है? ये लव अफेयर मेरे बस की बात नहीं है रे। मम्मी पापा अच्छा लड़का देखेंगे और मैं शादी कर लूंगी, बस। वे दोनों बातें करने लगी। इस तरह उसने अपनी बहन के साथ 2 दिन बिताए और वापस घर आई। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन किशोर ने प्रिया को फोन किया। प्रिया, मैंने अपने माता पिता को हमारे बारे में बताया, लेकिन वे मान नहीं रहे। दे आर नॉट रेडी, समझी? चलो तो मंदिर में शादी कर लेते हैं, फिर हमें कोई नहीं रोकेगा। हाँ किशोर? मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। ये सब सिरदर्दी क्यों? मैं तुम्हें भूल जाता हूँ और तुम मुझे भूल जाओ, फिर मुझे कॉल मत करना, ठीक है? हे किशोर, तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? प्लीज मेरी बात तो सुनो। वो अपनी बात कह भी नहीं पाई थी, किशोर ने कॉल काट दिया और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। प्रिया ने बाद में कई बार कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। प्रिया को इस बात का बहुत बुरा लगा और वो डिप्रेशन में आ गई। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। प्रिया उस गम से बाहर नहीं निकल पा रही थी और अपने कमरे में ही बैठी थी। एक दिन स्वाति ने उसे फोन किया और उसे एक खुशखबरी दी। अरे क्या हुआ? मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम बताओ। अरे रे, कल प्लान बनाकर यहाँ आ जा। मम्मी पापा ने मेरी सगाई तय कर दी, आ जाना पक्का। ठीक है दीदी। उसने फोन काट दिया। लेकिन अगले दिन वो बहन की सगाई के लिए नहीं गई। उदास महसूस कर रही थी, इसलिए उसने मैसेज कर दिया, सॉरी दीदी, मैं नहीं आ पाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उसने किशोर के बारे में धीरे धीरे सोचना बंद कर दिया, जिसने उसे धोखा दिया था, और खुद को उस गम से बाहर निकालने के लिए सोचने लगी। उस धोखेबाज के बारे में सोचने से क्या फायदा? खुद के लिए और आगे की जिंदगी के बारे में सोचना होगा। और वो एक जगह काम करने लगी। काफी दिन बीत गए और स्वाति की शादी की तारीख आ गई। प्रिया अपनी बहन की शादी के लिए गई और उसका मेकअप भी किया और उसे तैयार भी। जब सब कुछ खुशी खुशी आगे बढ़ रहा था, अचानक प्रिया ने किशोर को दूल्हे के रूप में देखा तो वो चौंक गई। मतलब उसने जमीन जायदाद देखी और मुझे धोखा देकर मेरी बहन से शादी करने आ गया। मेरी बहन को इस धोखेबाज से शादी नहीं करनी चाहिए। इस बात को तुरंत चाचा चाची को बताऊंगी मैं। वो उनके पास गई और उन्हें सब कुछ बताया। कल मेरे साथ उसने जो किया, वो कल मेरी बहन के साथ भी कर सकता है। मैं उसे जाके सब कुछ बता दूंगी, शादी नहीं होनी चाहिए। वो आगे बढ़ी। उसके चाचा और चाची दोनों उसे घर से बाहर ले गए और बोले, जो कुछ होना था हो चुका, अब तुम इस शादी को होने दो, समझी ना? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? ये शादी हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम पागल हो गई हो क्या? हमने सगाई कर दी और अब शादी संपन्न हो रही है, और तुम उसे रोकने के लिए कह रही हो? तुम्हारा यह रहना ठीक नहीं, जाओ। और उन्होंने उसे धक्का दे दिया। बेचारी गिर पड़ी। एक शहर में रविचंद्रा और सुधा नाम का एक विवाहित जोड़ा रहा करता था। रवि की शहर के सबसे व्यस्त स्थानों में से एक में कपड़ों की दुकान थी।
वो भी अपनी दुकान में हमेशा व्यस्त रहता था और लाभ भी अच्छा ही हो रहा था। यही कारण था कि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उनका एक ही बेटा था और वो भी अपने पिता का व्यवसाय ही संभाल रहा था। एक बार घर पर वे वर्धन के विवाह प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। सुधा, मैं हमारे बेटे की तस्वीर सभी शहर के शादी ब्यूरो पर डाल चुका हूँ। तुम मंदिर जाओ और एक अच्छा दिन चुनकर आओ, उसने कहा। तब सुधा ने इस तरह जवाब दिया, मैं जाकर पता लगा लूंगी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, क्या हम अपनी बहू शहर से लाने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम मुझसे इस तरह क्यों पूछ रही हो? हमारे लिए यही आसान होगा कि हमें ऐसी लड़की मिले जो इसी जगह पैदा हुई और पली बड़ी। इसलिए मैं शहर की ही लड़की लाने के लिए प्लान कर रहा हूँ। रवि के कहते ही सुधा नाराज हो गई और अंदर चली गई। रवि को कुछ समझ नहीं आया। अरे अब क्या हुआ सुधा, तुम नाराज क्यों हो गई? क्या तुम्हें शहर की लड़की लाना पसंद नहीं? नहीं। तो फिर कहाँ की चाहिए? क्या तुम्हारे रिश्तेदार की तरफ कोई लड़की है? कोई नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बहू के रूप में शहर की लड़की नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? क्यों? शहर की लड़की वो क्या जाने। रविवार के दिन वो पार्टी में जाएगी, मूवी देखना चाहेगी या किटी पार्टी अरेंज करेगी। वो क्या जाने हमारे पूजा, व्रत और किए जाने वाले अन्य शुभ अवसरों के बारे में, और भी कई अन्य त्योहार जिन्हें हम मनाते हैं। वो तो बस ऐश करेगी, ऐश। वो अपनी बात पर अड़ी थी और इसलिए रविचंद्रा ने आखिरकार अपनी बहू के रूप में एक गांव की लड़की को ही लाने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने अपने बेटे को भी इस बात के लिए मना लिया। तब बेटे वर्धन को भी उनकी बात माननी पड़ी। फिर उन्होंने गांव की एक लड़की लीला को अपनी बहू के रूप में चुना। शादी के प्रस्ताव पर सुधा ने जाकर लीला से पूछा, लीला, तुम रोजाना सुबह कितने बजे उठती हो? मैं आमतौर पर सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और इसके बाद मैं हमारी भैंस लक्ष्मी और सफेद गाय लच्छी का दूध दूहती हूँ और फिर मैं उनके शेड को साफ करती हूँ, घर साफ करती हूँ, गोबर से लीपती हूँ, रंगोली बनाती हूँ। उसके बाद ही मैं अंदर जाती हूँ। तब तक मेरी माँ उठ जाती है। फिर और बताने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ समझ गई। मैं तुम जैसी बहू ही चाह रही थी अपने लिए। इस तरह लीला सुधा को बेहद पसंद आ गई और फिर रिश्ता पक्का होने पर शादी की तिथि तय हुई। शादी भी अच्छी तरह से संपन्न हो गई। लेकिन जब से लीला ने उनके घर में कदम रखा, उनकी परेशानियां शुरू हो गई। अपने ससुराल आते हुए वो एक भैंस पर सवार थी। ये देखकर सास सुधा चौंक गई। बहू लीला आमतौर पर दूल्हा घोड़े पर चढ़कर आता है, लेकिन तुम बहू होकर भैंस पर क्यों बैठी हो? तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? उसने पूछा। तो लीला ने जवाब दिया, ऐसे क्यों पूछ रही है मुझसे? दूध पीने के शरीर को ताकत मिलती है और अगर हमें दूध चाहिए तो हमें भैंस चाहिए, इसलिए मैं अपनी भैंस ले आई। ये भैंस शुद्ध दूध देगी। शहर के दूध में 1000 तरह की मिलावट होती है। वो दूध पीना ना पीना कोई मतलब का नहीं, उल्टे हमें बीमारी हो जाएगी ना। उसने भैंस के दूध पर एक पूरा निबंध ही बोल डाला। तभी उस भैंस ने गोबर करके उस जगह को गंदा कर दिया। गांव की लड़की लीला को भैंस पर चढ़ा देख पड़ोसी हंस पड़े। जब सुधा ने ये सब देखा तो उसे अपमानित महसूस हुआ और वो लीला को अंदर ले गई। अगली सुबह अपनी सास के उठने से पहले ही लीला उठ गई और बाहर गई, पानी छिड़का और रंगोली लगाई और घर का काम करने लगी। हमेशा की तरह वर्धन सुबह की सैर के लिए उठा। जूता पहनकर बाहर आया तो अचानक फिसलकर नीचे गिर गया। उसने महसूस किया कि सब ओर से गोबर की बदबू आ रही है, तो वो गुस्से में चिल्लाने लगा, लीला, लीला, ये सब क्या है? अय्यो, जब मैंने सारी जगह साफ कर रंगोली डाली थी, तुमने खराब कर दी। मुझे लग रहा है कि मुझे इसे फिर से गाय के गोबर से लीपना होगा। तुमने सीमेंट के फ्लोर पर गोबर क्यों लीपा? तुम्हारे पास दिमाग भी है या नहीं? अपनी बातों को बंद करो, मेरे पास दिमाग है, तभी तो मैंने इसे सिर्फ यहाँ पर गोबर से लीपा और रंगोली लगाई। नहीं तो मैं सारा घर पानी से धोती और हर जगह रंगोली बना देती ना। कुछ तो समझो ना, उसने कहा। और उसे ऐसा कहते देखकर वो फिर से चौंक गया। फिर वर्धन ने सोचा कि नई लड़की को परेशान न करे।
उसने जाकर नहा धोकर बाहर जाने की सोची तो उसकी बाइक पर 4 मुर्गे चढ़े खड़े देखे। उन्हें देखकर वो भड़क गया और फिर से जोर जोर से चीखने लगा। तभी लीला दौड़ती हुई बाहर आई। उसने पूछा, ये सब क्या है, कहाँ से आ गए ये? मैंने उन्हें खरीदा था जी, कल ही। इसका मतलब है कि तुम न केवल अपनी भैंस बल्कि ये मुर्गे भी रखने वाली हो क्या? हाँ जी, सिर्फ दूध पीना काफी थोड़ी है, हमें अंडे भी खाना चाहिए और अगर हम देसी मुर्गी के अंडे खाएंगे तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। वो उसे हेल्थ टिप्स देने लगी। इस तरह वो हर दिन अपने उपद्रव से शहर के जीवन को गांव के माहौल में ढालने की कोशिश कर रही थी। इस गांव की बहू ने शहर के घर को गांव का तबेला बना दिया। उसका स्वभाव देख सुधा सोचने लगी, भगवान, मैंने सोचा था अगर हमें गांव की बहू मिल जाए तो मैं अगली पीढ़ी तक भी परंपराओं का पालन कर सकूंगी, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गांव की लड़की ऐसे सुंदर घर का ऐसा बुरा हाल कर देगी। मैंने मूर्खता की कि एक गांव की लड़की को चुना। उसने अपनी गलती पर पछतावा किया। उसकी इच्छा ने घर में इतना बड़ा तमाशा कर डाला था और इस तरह गांव की दुल्हन ने शहर के लोगों के जीवन में तहलका मचा दिया।